नमस्कार दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं फिर से हम लोग पार्ट 2 में। देखो ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब आगे करते हैं अनुच्छेद 32। देखो अनुच्छेद 32 जो है ना वो हृदय एंड आत्मा बोला गया है। किसने बोला है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने इनको क्या बोला है? हृदय एंड आत्मा किसका? संविधान का। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये पूरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखो जो 32 है ना, 32 जो है यह अनुसूचित जो है अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये 32 में बोला गया है, लेकिन अगर मुझे हाई कोर्ट जाना हो तो आप 226 के तहत जा सकते हो। तो यही बोला गया है कि इस भाग द्वारा प्रवर्तन अधिकारों का प्रवर्तित कराने का उपचार मतलब कि जो भाग थ्री में जो भी फंडामेंटल राइट्स है 12 से 35 तक, अगर आपके साथ वायलेशन होता है, मतलब आपका फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन होता है, तो ये पूरी गारंटी देता है कि आप संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हो। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। मतलब ना, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीन गया हो तो कहाँ जाएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। याचिका दायर का मतलब होता है पटिशन। तो कोर्ट के वर्ड में होती है, ये कानूनी का एक वर्ड है, पटिशन दायर कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है ना, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए रिट्स निकालती है। रिट्स क्या करती है? रिट्स जारी करती है। रिट्स, और ये 5 टाइप का रिट्स जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। बहुत सारे रिट्स होते हैं, जैसे संसद का ये अधिकार है कि निचली अदालत जो हाई कोर्ट है उसको भी ये शक्ति दे दी है। कौन सा? अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो देखो अब एक चीज आपने और जानते हो कि जो मौलिक अधिकार होती है नेशनल इमरजेंसी में ही निलंबित किया जाता है। जैसे मान लो नेशनल इमरजेंसी में 358 जो है वो लागू हो जाती है, 358 लागू हो जाती है। इसमें अनुच्छेद जो 19 है फंडामेंटल राइट से ये वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, मतलब उसको प्रतिबंध कर दिया जाता है। इमरजेंसी के केस में अगर वो सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के बलते तो फिर 359 इसमें एक्टिव होता है, उसकी अलग प्रक्रिया है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, पूरा अनुच्छेद कर उसमें आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो रीड्स आती है। रीड देखो रीड्स जो होती है ना वो 5 टाइप का होता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। मैं बोल देता हूँ, यहाँ तो लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि स्पेस नहीं है। एक होती है हैबियस कॉर्पस। देखो हैबियस कॉर्पस क्या होती है ना, मान लो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया हो तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार होगा उसके बारे में जानने कि आपने क्यों उसको हिरासत में ले रखा है। मतलब सीधा है कि शरीर को आप प्रस्तुत करो, तो ये हैबियस कॉर्पस में आता है। फिर है मैडमस। मैडमस का मतलब होता है आदेश देना। मैडमस का मतलब होता है आदेश देना। ये जनरली सरकारी अधिकारियों को दिया जाता है। बहुत सारे सरकारी अधिकार जो होती है ना, अधिकार जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अनुसार या संविधान के अनुसार वो नहीं चलते हैं। तो उनको क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्य को पालन करें। कौन सा कर्तव्य? जो आपको फंडामेंटल राइट्स के जो रूल और रेगुलेशंस दिया गया है, जो आपको संविधान में सिखाया गया है कि आपको इसी के अनुसार चलना है, तो ही आप चल सकते हो। जैसे कल के दिन आप दरोगा बन गए और आप ट्रेन का टिकट काटने लगेगी, तो ये तो आपका अधिकार नहीं है ना, ये आप अधिकार से बाहर जा रहे हो। तो अपना कर्तव्य को अच्छे से क्या करना है? मनाना है। मींस मैडमस क्या क्या होती है? देखो एक तो होती है हैबियस हैबियस कॉर्पस, दूसरा होती है मैंडमस। मैंडमस तीसरा होती है प्रो ही प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशंस होती है। तीसरा होती है ये, और एक होती है क्वाम वारंटो।
को वारंटो, इतने जो होती है ना रिट्स जारी करते हैं। देखो मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने हैबियस कॉर्पस को बता दिया कि अगर मान लो किसी को आप गिरफ्तार कर लिए हो तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार होगा कि उनको जानना कि आपने उनको क्यों गिरफ्तार किया, तो ये हैबियस कॉर्पस में आती है। मैंडमस का मतलब होता है आदेश देना। आदेश देना का मतलब होता है ना कि कोई भी सरकारी अधिकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से नहीं कर पाते हैं, या भ्रष्टाचारी में एंट्री ले चुके हैं, या रिश्वत ले रहे हैं, या कोई गलत तरीका का अवैध काम शुरू कर दिए हैं, तो ये आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्य को पालन करें, नहीं तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिर होता है प्रोविजंस, इसको मतलब होता है रोक लगाना। मतलब देखते हो ना कभी कभी जो निचली अदालत होता है ना उसको ये क्षेत्र दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देता है कि अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर मत जाइए, जो आपको क्षेत्राधिकार दिया गया है उसी क्षेत्राधिकार में आप अपना सजा को दीजिए। जैसे मान लो कि आपने कांड किया पटना में, तो आप पटने हाई कोर्ट में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप जाओगे, नहीं, वो क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ठीक है। तो ये रोक लगाना होता है। फिर आती है सेरिचेरी, इसका मतलब होता है जानकारी मांगना। मान लो उच्च न्यायालय जो होती है ना वो निचली किसी भी मामले में अपने पास मंगा सकती है, और निचली अदालत यदि निचली अदालत से गलती हो गई, जैसे कभी कभी क्या होती है ना बहुत सारे ऐसे मामला होती है जो हाई कोर्ट या निचली अदालत सुना तो देती है फैसला, लेकिन वो देश हित से आगे निकल जाते हैं, या कानून को वायलेशन कर रही हो, या कोई और मामला हो सकता हो, वो कानूनी टर्म में वो उसके लिए अलग टर्म होती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामला को अपने पास बुला लेती है, ठीक है। एक होती है क्वाय वारंटो। क्वाय वारंटो ये होती है ना कि क्वाय वारंटो का मतलब होता है ना कि मान लो को आप कल के दिन कोई बड़ा ऑफिसर बन गए, तो या सार्वजनिक पद पे आप अधिकार हो गए, जैसे कल के दिन आपने ओएनजीसी का चेयरमैन बन गए, और जो क्वालिफिकेशन टर्म कंडीशन ओएनजीसी के फुलफिल करना था वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, और तब भी आप उस पद पे बने हो, तो सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मीन्स आप किस अधिकार के तहत आप इस पद पे आके बैठे हो। मतलब ना किसी भी व्यक्ति से पूछना है कि जो सार्वजनिक पद होती है, सबसे बड़े बड़े पद होती है, वो किस अधिकार से आप बैठे हो। कल के दिन मान लो आप किसी कंपनी का डायरेक्टर बन गए, और डायरेक्टर का जो क्वालिफिकेशन होता है उसकी एजिबिलिटी होती है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप बने हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्वाय वारंटो के तहत उस पद से जवाब जवाब तलब करती है। अगर आप जवाब सही से नहीं दे पाते हो तो उस पद से आपको हटना होगा, ठीक है। ये जुडिशली प्रोटेक्शन का अधिकार देता है, समझ रहे हो, मतलब ना नागरिकों को सीधा न्याय पाने का अधिकार देता है, ठीक है। और ये मौलिक गारंटी देता है मानवता। और ये पता है सबसे बड़ी बात है ना, ये न्यायपालिका का स्वतंत्रता का अधिकार है। ये कोई भी काम अगर करता है ना सुप्रीम कोर्ट, तो संसद इस पे कोई अड़ंगा नहीं अचाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 ऑर्गन बॉडी है, एक तो कार्यपालिका है, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है। तो हमारे संविधान में न्यायपालिका को क्या किया गया है, स्वतंत्र किया गया है। वो कोई भी डिसीजन लेगा, कुछ भी करेगा, तो इसमें इंटरफेयर कौन नहीं करता है, विधायिका नहीं तो न्यायपालिका। मतलब देखोगे ना तो संसद कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं करता है। जैसे देखते हो ना उन लोग भी एमपी हो, एमएलए हो, या कोई भी बड़े अधिकारी हो, देखते हो ना सुप्रीम कोर्ट को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, क्योंकि उनका मान सम्मान बहुत उच्च स्तरीय तक देना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात है ना कि ये तो पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन हाई कोर्ट को भी पावर रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मामला थे ना जो रिट जारी करने का था, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था। बहुत सारे ऐसे जो थे ना, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जो थे वो अनुच्छेद 32 को ही संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अनुच्छेद 32 को हटा दिया जाए तो संविधान की जो रक्षा करने वाला व्यक्ति कोई नहीं होगा, और सीधे मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 32 समझ में आ गया होगा। देखो अनुच्छेद 33 समझते हैं। देखो अनुच्छेद 33 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बल आदि को लागू करने के उपरांत करने का संसद की शक्ति।
देखो अनुच्छेद 33 ये कहता है ना, ये एक मार्शल लॉ शो करता है। जैसे समझो अनुच्छेद 33 में ये अधिकार देता है कि जो भी सशस्त्र बल है, आर्म फोर्स है, वो क्या करता है, जैसे आर्म फोर्स हो गया, पार्लियामेंट्री फोर्स हो गया, पुलिस हो गया, गुप्तचर हो गया, और भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो गया, उनको मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है। आप कहोगे ऐसा क्यों किया गया है सर? ऐसा इसलिए किया गया ना कि देश की इंटीग्रिटी और सुरक्षा बना रहे। अब कल के दिन मान लो, कल के दिन आपने गुप्तचर को अगर आप मौलिक अधिकार दे देते हो तो कुछ भी करेगा। सैनिक को आप मौलिक अधिकार दे देते हो तो सैलरी के लिए प्रोटेस्ट करने लगेगा, खाना के लिए प्रोटेस्ट करेगा, तो ये गलत है। इससे क्या होगा ना कि देश के इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। तो उन लोग को सीमित किया गया है अनुच्छेद 32 के तहत। मतलब आप देखोगे ना तो आर्मी, जितने भी आर्म फोर्स होती है, उन लोग को मौलिक अधिकार इतना नहीं दिया गया है जितना आपको दिया गया है और हम लोग को दिया गया है। मतलब सीमित किया गया है, मतलब हर जगह वो ओपन नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 32 में, सॉरी अनुच्छेद 33 की मैं बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 33 में यही कहा गया ना कि देश की सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था बना के रखना सीना, ताकि जो सेना हो और सुरक्षा बल हो अपनी सेवाएं जो होगी वो डिसिप्लिन रूप से दे, मतलब अनडिसिप्लिन ना फैलाए। क्योंकि अगर यही अनडिसिप्लिन फैलाएंगे तो देश की जो इंटीग्रिटी की सवाल होती है वो आम जन जो है ना वो सुरक्षा फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको जो है ना संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है वो थोड़ा सीमित किया गया। सीमित करने का मतलब ये नहीं कि खाना खाने के लिए नहीं बोला, सीमित करने का मतलब ना कि आप मार्केट में कहीं भी प्रोटेस्ट करने लगते हो, इन लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। इन लोग कहीं भी धरना देने लगते हैं, नहीं, ये सब बहुत सारे ऐसे चीज है जो ये नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हो क्यों प्रतिबंध लगाया गया? आप समझ ही रहे हो कि अनुशासन बनाए रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राजनीतिक निष्पक्षता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप समझदार हो, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो अब आती है अनुच्छेद 34 क्या कहता है। अनुच्छेद 34 कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विरोधित प्रतीत हो तो उस भाग का प्रतिबंध अधिकारों का निलंबन। जैसे मान लो कि हम गया में रहते हैं, गया छोड़ो पटना में रह रहे हैं, पटना में एक एरिया जो है ना उसका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। वहां का जो लोकल प्रशासन है, पुलिस है, वो संभाल नहीं पा रही है लॉ एंड ऑर्डर को, ना वहां का सरकार संभाल पा रही है, जो गवर्नमेंट है नहीं संभाल पा रही है। तुरंत क्या करेगा, यहाँ का डिफेंस जो होगा वो अपने पावर अपने पास ले लेगा, और इस एरिया में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं संसद के द्वारा वो खत्म हो जाएगी। मतलब कह रहा है सीधा मार्शल लॉ, यहीं पे एक वर्ड आती है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, ये मार्शल लॉ लगाया जाता है। मार्शल लॉ जब लगाया जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीका से नहस तहस हो चुका हो, मतलब संभाल नहीं पा रहा हो उस एरिया को। तो मौलिक अधिकारों उस, देखो पूरे एरिया के नहीं, जैसे पटना में ये घटना घटी तो ऐसा नहीं गया का पूरा मौलिक अधिकार खत्म कर देंगे, नहीं, सिर्फ प्रतिबंधित एरिया को ही क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकार खत्म कर सकते हैं। और पूरी पावर जो होगा वो वहां के जो डिफेंस फोर्स होंगे ना, जैसे कमांडो आ चुके रहेंगे, सीआरपी आ चुके रहेंगे, या आईटीबीपी आ चुके रहेंगे, हर कोई आ जाएगा तो सब अपने पावर में ले लेंगे। आप वहां कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये उनको पूरा पावर दे दिया जाता है अपने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और ये जो है ना भारत के किसी भी भाग में मार्शल लागू किया जा सकता है। ये अधिकार संसद को है, संसद ही घोषित करती है कि वैध के लिए कानून बनाए, भले ही ये मौलिक अधिकार को उल्लंघन करते हो। देखो अब मौलिक अधिकार में तो पूरा उल्लंघन कर दिया गया, लेकिन नहीं, कंडीशन ही ऐसा बना कि मौलिक अधिकार को खत्म करना मजबूरी हो जाती है। ठीक है, ताकि कानून व्यवस्था जो है ना वो उस स्थिति में नियंत्रण किया जा सके। समझ रहे हो ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये दंगे होते हैं ना, बड़े बड़े विद्रोह होती है, देखते हो ना, जो स्टेट पुलिस होती है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो इसके लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है। ठीक है, बहुत कड़े कदम उठाई जाती है उसके द्वारा, सेना के द्वारा। और ये किसको दी गई है, संसद ने शक्ति दिया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? देखो अनुच्छेद 35 कहता है कि इस भाग के उपबंध को प्रभावी के लिए विधान, विधान मतलब विधि। देखो अब समझते हैं,
देखो अनुच्छेद 35 है ना, अभी तक आप जितने अनुच्छेद पढ़े हो 12 से 34 तक, इसका प्रोटेक्शन या कम करना या ज्यादा करना, मतलब ज्यादा करना या कम करना या बराबर रखना, ये सब 35 का अधिकार दिया गया। मतलब ये बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ विशेष अधिकारों के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। राज्य विधानमंडल को ये सब पावर नहीं दिया गया है। मतलब ये कहा गया है कि देश का जो भी मौलिक अधिकार होगा, जो भी कानून के होगा, सब समान रहेगा। मतलब ना कि इस विषय पे जो भी होंगे ना, ऐसे नहीं कि बिहार अपने राज्य के अनुसार अपना फंडामेंटल राइट्स बनाना स्टार्ट कर दे, नहीं, ये सब पावर संसद को ही दिया गया। ठीक है, मतलब संसद को ही पूरी तरीका से दिया जाता है। जैसे सार्वजनिक रोजगार में बहुत सारे ऐसे है ना जो अधिकार संसद को दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो देखो भीमराव अंबेडकर का विचार था 35 में, 32 को तो विचार में कहा था, 35 को भी भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये मौलिक अधिकार जो है ना, ये रक्षा पूरे देश में समान रूप से हो, चाहे व्यक्ति किसी भी राज्य का निवासी हो क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि इसके लिए भेदभाव करेंगे, बिहार के लिए अलग से फंडामेंटल राइट्स निकालेंगे और यूपी के लिए अलग से, नहीं, ये पूरे देश में समान रूप से लागू होगा, जो भी अनुच्छेद है सब। ठीक है, ये बोला गया है। मतलब ना राज्य सीमित की गई है, मतलब इसकी पावर जो है ना वो राज्य को नहीं है, राज्य जीरो है इस मामले में। फंडामेंटल राइट्स में जो हमारा स्टेट है, भी यूपी बिहार कोई भी, उसके पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय एकता भी तो बनाना है ना, यूनिफॉर्म लॉ को भी तो शुरू करना है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा से मामले को भी तो सोल्व करना है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है। तो अनुच्छेद को 35 के तहत ही पूरा किया जा सकता है। मतलब सिंपल समझो ना, सिंपल भाषा में कि अनुच्छेद 35 ये कहता है ना कि मौलिक अधिकार की जो रक्षा होगा उसे संबंधित कानून से ही भारत में एक समान रूप से लागू रहेगा, जिससे भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता और विविधता रक्षक बने रहे। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट राज्य की नीति, सॉरी यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं राज्य का नीति निर्देशक पर। देखो क्या हुआ ना कि जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान सभा की नींव पड़ी, संविधान सभा बन के तैयार भी हुआ, हमारा संविधान लागू भी हो गया, मौलिक अधिकार भी मिल गया। तो क्या हुआ ना, उन लोग को लगा ना कि जब मैं आम पब्लिक के लिए मौलिक अधिकार दिया हूँ, तो हर एक राज्य के लिए भी तो एक कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ताकि समय समय पे अपने काम को सही तरीका से करे और वेलफेयर के लिए, मतलब बोला जाता है ना पब्लिक वेलफेयर के लिए वो काम करे। ठीक है, तो ये राज्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया ताकि हम मतलब राज्य अपने अनुसार समय समय पे अपने सीमित संसाधन से पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। समस्या यहाँ पे ये खड़ा किया गया ना कि मौलिक अधिकार उल्लंघन होने पे तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि नीति निर्देशकता तो कोई अगर आप कोई उल्लंघन करता है या कोई राज्य सरकार करती है तो आप इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। मतलब ये क्या था, ये जस्टिसेबल नहीं था, मतलब इसमें जस्टिस की कोई गुंजाइश नहीं था। अगर राज्य सरकार को लगेगा कि मैं ये काम 20 साल में करूंगा तो करेगा, अगर नहीं करेगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी आज कंप्लीट करते हैं एक डिटेल में। अब आती है देखो परिभाषा, वही राज्य की परिभाषा दिया गया जो मैंने आपको कहाँ बताया था, अनुच्छेद 12 में बताया था। वही है राज्य का कि जो भी अनुच्छेद मतलब संविधान के तहत जो पावर दिया गया है वो राज्य कहलाएगा। जैसे संसद, एमपी, एमएलए, राज्य विधानमंडल, विधान परिषद, कोई बड़े एजेंसी, कंपनियां, सब राज्य कहलाएंगे। मतलब जिसके पास कुछ ना कुछ पावर हो, वो पावर मिसयूज ना कर दे, मतलब आम जन को मौलिक अधिकार हनन ना कर दे। जैसे बहुत सारे ऐसे होती है, जैसे मान लो ना कि एक कंपनी है, वो मान लो सेल सेल और सेल सिर्फ घोषणा कर देना कि हम जो भी वैकेंसियां निकालेंगे वो सिर्फ हिंदू के लिए निकालेंगे, तो भाई ये तो बहुत बड़ा वंडर हो जाएगा, देश में तो मान लो तो भूचाल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 क्या कहता है, 15 किसी भी धर्म जाति के साथ भेदभाव न होना चाहिए। ये तो 15 को इसीलिए उल्लंघन कर रहा है।
और 16 को भी साथ साथ उल्लंघन कर रहा है। अब समानता मतलब ना अवसर की समानता यहाँ कहाँ मिला, मुस्लिम लोग को यहाँ छीन लिया गया, तो ऐसा राज है, तो एक तरह का ये राज ही है ना, तो राज ऐसा नहीं कर सकता है, ये बोला है। ठीक है, तो परिभाषा यही दिया गया। अब है 37। देखो आपने पढ़ा था अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 से ही रिलेट करते हैं अनुच्छेद 37। तो वो अनुच्छेद 37 जो है ना, जैसे उसमें क्या था, अनुच्छेद 37 में यही कहा गया है कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, आप तो अगर आपका उल्लंघन हो जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, सीधे कहोगे सर मेरा फंडामेंटल राइट्स उल्लंघन हो गया। लेकिन अनुच्छेद 37 कहता है ना कि देखो ये राज्य के नीति निर्देशक को पावर दिया गया है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को पावर दिया गया है कि जो भी अनुच्छेद दिया गया है यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वो राज्य के पालन करना अनिवार्य नहीं है, मतलब राज्य को इनका पालन करना अनिवार्य है। बोला गया है 37 में बोल दिया गया है कि राज्य के मूलभूत जो भी कर्तव्य है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री जो भी है, राज्य को इनका पालन करना होगा, लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि अगर वो राज्य ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली कि मैं करूंगा, अच्छे स्कूल बनाऊंगा, अच्छी सड़कें बनाऊंगा, पब्लिक को मैं अच्छे फैसिलिटी दूंगा, लेकिन वो नहीं दे पा रही है। जैसे बिहार राज्य आज भी पिछड़ा राज्य है, बहुत सारे सरकार जो है ना यहाँ पे, जो बिहार की गवर्नमेंट है, वो सही से अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है? कुछ नहीं ले पाता है, क्योंकि संविधान के अनुसार वो है ही नहीं, तो नहीं ले पाएगा। तो 37 में यही कहा गया, जस्टिसेबल नहीं है और राज्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। ठीक है, ये है, मतलब सीधा कर सकते हो ना, ये है। अब आप कहोगे ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो सभी जानते हो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, मतलब 37 में सीधा ये जो ना कि जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा ना, वो न्यायालय द्वारा नहीं लागू किए जाएंगे और ना ही न्यायालय कुछ कर पाएगा। समझ रहे हो, ये अपने फायदा के लिए है। जो ये मानो ना ये पॉलिटिकल एक एजेंडा है। जैसे देखते हो ना, कोई भी स्टेट में जब इलेक्शन होती है ना, तो लंबा चौड़ा भाषण दिया जाता है, हम फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और नहीं करता तो क्या आप कुछ कर पाते हो? कोई कुछ नहीं कर पाता है। जैसे बिहार में आप देखो, बहुत सारे पार्टियां हैं, एक से एक देख रहे हो ना प्रॉमिस कर रही है। क्या वो प्रॉमिस राज कल्याण वेलफेयर स्टेट बनाने में संभव है तो अच्छी बात है। अगर वो प्रॉमिस करती है और उसको फुलफिल करती है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कभी कर पाएगी? नहीं करती है, कोई नहीं करती है, ना करती है। ठीक है, तो ये होती है हमारा 37 में कहा गया। देखो 38 को समझते हैं। 38 में कहा गया है कि राज लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब ये 38 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि जो भी राज्य गवर्नमेंट होगा उसकी सामाजिक व्यवस्था, जो भी सोशल ऑर्डर होगी, जिससे न्याय की स्थापना करना, सामाजिक रूप से हर लोगों को करना, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मतलब सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस सबको सुनिश्चित किया जा सके। किसने कहा है? ये राज का कर्तव्य होगा, जो भी राज होंगे उनके कर्तव्य होंगे, मींस स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है। अनुच्छेद 38 में ही कहा है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी ना, वो सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे, मतलब समाज में हर वर्ग को फायदा पहुंचाए, सोशल रूप से, इकोनॉमिकली रूप से, पॉलिटिकली रूप से, और उनको जस्टिस भी मिले, इस सब को सुनिश्चित करेगा राज्य सरकार, मींस अनुच्छेद 38 के तहत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे 38 में ही अनुच्छेद 44 संविधान संशोधन किया गया था, आपको ध्यान होगा। अनुच्छेद 44 में संविधान संशोधन किया गया था। इसमें सब कुछ जोड़ा गया था कि सोशल जस्टिस स्थापित करना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करना, फिर राजनीतिक असमानता उसको दूर करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, वेलफेयर को आगे करना, ये सब क्या था 38 में बोला गया। ठीक है, तो 38 आपको समझ में आ गया था। देखो 38 में ही जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी थे ना, ये बोले थे
कि ये भारतीय संविधान की आत्मा में समाजवादी भावनाओं को स्थापित करेगा। अगर 38 को कोई भी राज्य अपने तरीका से सही तरीका से फॉलो करे और फुलफिल करे तो कोई भी आदमी अपने तरीका से खुश रहेगा सरकार से, ये कहा था। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हर राज्य का कंडीशन अलग है, रिसोर्सेज अलग है, संसाधन अलग है, वहाँ का पर कैपिटा इनकम अलग है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अनुच्छेद 38 हर कोई फॉलो नहीं कर पाता है। मुझे तो लगता है कि जितना भी स्टेट है ना हमारे भारत में, कोई नहीं करता है। बात तो सब करते हैं लेकिन करता कोई नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद देखो 39 क्या बोल रहा है, बहुत तगड़ा बात है। तो अनुच्छेद 39 कह रहा है राज्य के अनुसरण कुछ नीति तर्क। देखो अनुच्छेद 39 ये कहता है ना कि राज्य की जो भी अपनी नीतियां बनाते समय, मान लो देखो 38 के अनुसार तो उन्होंने नीति बनाया, क्या क्या बनाया, जस्टिस सेवन होगा, इकोनॉमिकल वेलफेयर बनाएंगे, फिर हो गया सोशल रूप से सब कुछ बनाएंगे, जो भी वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना वो सब राज्य करेगा। लेकिन अनुच्छेद 39 में ये कहता है ना कि जो भी आप नीतियां बनाओगे, जो भी आप योजना लाओगे, उसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का सुनिश्चित हो सके कि समान अवसर मिले, समान अवसर, समान वेतन और शोषण रहित समाज के स्थापना हो सके। ऐसा नहीं कि आपने कोई योजना लाया जो मुस्लिम के लिए बहुत ज्यादा था और हिंदू इसमें कुछ कर ही नहीं पाए, या कोई ऐसा योजना था उसमें हिंदू को खूब फायदा मिला और आप मुस्लिम को कुछ किए नहीं, चाहे ऐसे या मेल को ज्यादा फायदा हुआ फीमेल को नहीं हुआ। ऐसे करने से अनुच्छेद 39 नहीं बोलता है। अनुच्छेद बोलता है ना कि समान अवसर मिले, समान सबको वेतन मिले और शोषण रूप से स्थापित हो सके। मतलब अगर कोई जॉब कर रहा है मेल और फीमेल में, तो मेल को भी वही सैलरी मिलना चाहिए और फीमेल को भी वही सैलरी मिलना चाहिए, ये बोला। देखो अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समझो अनुच्छेद 39 के क्या क्या कहता है। देखो कभी कभी क्या होती है ना कि हाँ मान लो कि किसी राज्य का कोई व्यक्ति कानूनी पेचीदा में फंस गया, कोई भी कानून पेचीदा हो सकता है, तो राज्य सरकार का कर्तव्य होगा उसको निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाए। मतलब राज्य सरकार अपने से एक फ्री वकील उसको सहायता करे और उसको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि कानूनी लड़ाई कौन लड़ेगा, व्यक्ति लड़ेगा। मान लो कोई कानूनी में फंस चुका है तो राज्य सरकार का एक अपना दायित्व होगा कि उस अपना स्टेट वाले व्यक्ति को बचाए कानूनी रूप से। ये अनुच्छेद 39 के काम में बोला गया, ठीक है, अनुच्छेद 39 के काम में बोला गया। देखो इसमें बहुत सारे सब क्लोज है, जैसे 39 के काम यही बोला गया है कि हर नागरिक को अपनी जीविका कमाने का भी अवसर मिले, मतलब संसाधन मिले। बहुत सारे उपबंध है, ए से एफ तक है। बी में कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधन, भूमि, उद्योग आदि का सबको हित हो। फिर बोला गया है, देखो डी में कहा गया है, डी में ये 39 का आप जब डी पढ़ोगे ना 39 का डी, तो इसमें बोला गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन ये मिले। समझ लो, देखो 39 के काम में क्या बोला गया, 39 के काम में बोला गया है कि समान न्याय मिले, मतलब सबको जस्टिस मिले और साथ ही साथ निःशुल्क विधिक सहायता मिले। अगर कोई कानूनी पेचीदा में फंस चुका है तो राज्य सरकार उसको मदद करे, सरकारी वकील प्रोवाइड कराए ताकि वो कानूनी रूप से बच सके। तो वो कानूनी रूप से बच सके, गलत किया सही किया वो न्यायालय समझेगा, लेकिन राज्य का कर्तव्य तो होगा ना। एक है सामुदायिक संपत्ति का वितरण करना, ये बी में बोला गया है। देखो इसमें बहुत सारे क्लोज दिए गए हैं और ये क्लोज कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तो आप फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना। देखो ये अनुच्छेद खत्म हो जाएगा ना तो ये मतलब फिर हम लोग हिस्ट्री पे वर्क करेंगे, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर साइंस को करेंगे। 1.5 महीना में सिर्फ क्या करना है, यही तो करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ताकि आपका लेवल एक लेवल ऊपर हो जाए। देखो जो अनुच्छेद 39 है ना, अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39, देखो अनुच्छेद 39 जो है ना इसमें ए भी है क्लोज, बी भी है, सी भी है, डी में है, ई भी है और एफ में, सब क्लोज दिया गया है। देखो ए में कहा गया है कि नागरिकों को प्राप्त रूप से आजीविका का पर्याप्त साधन मिले, मतलब हर एक नागरिक को अपनी जीविका कमाने का खुद अवसर मिले। बी में कहा गया है कि जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, संपत्ति,
वो समान रूप से सबको वितरण हो, मतलब ना सबके हित में उसका यूटिलाइज हो। जैसे मान लो कि कल के दिन जमुई में सोना निकल गया, तो ना तो बिहार के लिए निकलेगा, तो बिहार में हर एक व्यक्ति को उसकी फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 ही आदमी खा पी के क्लियर, ऐसा ना हो। फिर आर्थिक रूप से केंद्रीकरण को रोकना, ये सी में बोला गया है। देखो डी में कहा गया है, डी वाले ज्यादा पूछ रखिए, डी में कहा गया है ना कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर मेल हो और फीमेल हो तो दोनों को समान वेतन मिलेगा, चाहे जो हो, स्त्री हो या पुरुष, काम सेम। जैसे देखते हो ना, इसी से अगर मान लो आप रेलवे में जॉब कर रहे हो, रेलवे में का कोई भी डिपार्टमेंट में, तो जो आपकी वाइफ को सैलरी मिलेगा आपको सैलरी मिलेगा, क्योंकि काम तो दोनों सेम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी तरीके का कोई भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अनुच्छेद डी में कहा गया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और देखो एफ में भी कहा गया है, एफ में क्या कहा गया है ना कि बच्चों की ऐसी नौकरियों में न लगाएं जो विकास के लिए बाधक है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बच्चा कर ही नहीं पा रहा, आप उसको जबरदस्ती करा रहे हो, तो ये गलत है। संविधान इसकी पर संविधान के राज्य के नीति निर्देश इसको परमिशन नहीं देता, ठीक है। मतलब सीधा बोल सकते हो ना कि अनुच्छेद जो 39 है, अनुच्छेद 39 हर तरह का प्रोटेक्शन देता है। इकोनॉमिक इक्वलिटी देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, सोशल जस्टिस देता है, एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी देता है, जेंडर इक्वलिटी देता है और वेलफेयर स्टेट की ओर देता है। ये 39 बहुत पावरफुल है 39, ठीक है, पूछता है बहुत हद। और 39 का में यही पूछता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि, और ये सबसे ज्यादा पूछता है कि कोई भी विधिक अधिकारी होगा तो मेल और फीमेल को समान वेतन दिया जाए। देखो अगला है अनुच्छेद 40, ग्राम संगठनों का मतलब ग्राम पंचायतों का संगठन, ये बोला गया है। इसकी स्थापना किया जाएगा, तो बिल्कुल किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। ग्राम पंचायतों की स्थापना तो किया गया है। जो होता है ना विलेज पंचायत, जिसको सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, वो किया गया है, बिल्कुल किया गया है, समझ रहे हो ना। तो ये देखो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए ना, देश का सबसे बड़ा संविधान का अनुच्छेद यही है, क्योंकि लोकल गवर्नेंस की जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी तो आप देश का विकास नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ ना कि जो स्थानीय लोकल गवर्नेंस होगी ना, उनकी काम क्या होगा, गांव की सड़कें अच्छा करना, गांव की पानी उपलब्ध कराना, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब क्या है पंचायती राज प्रणाली का ही एक मूल अधिकार है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पंचायती राज, आगे उसमें पूरा अनुच्छेद तो पढ़ना है 243 से 243 जे तक, ऐसे ही ना, आई से जे तक, ये तक, तो ये पढ़ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो अनुच्छेद 40 है ना, अनुच्छेद 40 ऐसा नहीं कि अनुच्छेद 40 इतना आसानी से मिल गया। जब अनुच्छेद यानी जब अनुच्छेद में सिर्फ और सिर्फ नीति निर्देशक था, यानी न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता था, लेकिन बाद में पता है 73वां संविधान संशोधन हुआ तो इसको व्यवहारिक रूप से लागू किया गया, जो आगे एक अलग से चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। आपको पता भी होना चाहिए कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पे पंचायत समिति, ब्लॉक समिति और जिला स्तर पे जिला स्तर ये होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 देखो क्या कहता है, अनुच्छेद 41 कहता है ना कि कुछ दशाओं में, देखो यहाँ पे समझना, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखो क्या होती है ना कि अनुच्छेद 41 सीधा कहता है ना कि आर्थिक समानता और जो भी संसाधन होंगे ना उनको निजीय बनाना चाहिए, मतलब कार्य के लिए, शिक्षा के लिए, सार्वजनिक सहायता के लिए प्राप्त हो सके। खासकर बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था, तो जो अपंगन की स्थिति है ना, तो राज्य इस पे पूरा फोकस करे सीधा, मतलब ना आर्थिक रूप से पब्लिक वेलफेयर के लिए या पब्लिक असिस्टेंस के लिए पूरी तरीका से मिले, समझ रहे हो। मतलब राज्य का एक कर्तव्य होगा कि जो भी रोजी रोजगार हो वो राज्य खुद मुहैया कराए, ताकि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रह पाए। शिक्षा की पूरी अपॉर्चुनिटी दे, ताकि हर व्यक्ति को अवसर मिल सके शिक्षित होने का। फिर कठिन परिस्थितियों में जैसे बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था सब में, जैसे देखते हो ना पेंशन जो मिलता है वृद्धावस्था का, वो अनुच्छेद 41 के तहत ही मिलता है, अनुच्छेद 41 के तहत ही दिया जाता है, ठीक है।
और भी बहुत सारे, जैसे मनरेगा जो आया था 2005 में, वो अनुच्छेद 41 के तहत दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुच्छेद 41 के तहत, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन अनुच्छेद 41 के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको आयुष्मान भारत बोलते हो अनुच्छेद 41 के तहत, ये सब क्या है अनुच्छेद 41 में ही तो बोला गया है कि आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा, अगर आप बेरोजगार हो तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अगर आप बेरोजगार हो तो जॉब मुहैया कराया जाएगा, अगर आप अनस्किल्ड हो तो स्किल्ड करके आपको किया जाएगा। ये सब काम राज्य सरकार करेगी। आपको क्या लगता है कोई राज्य सरकार ऐसा करता है? संविधान में देखो पूरा पावर दिया गया है किसको, राज्य सरकार को ऐसा करे, अगर वो करता तो कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। कहाँ से आएगा, टैक्स से आएगा। बेरोजगारी लोग तो कहाँ से टैक्स देंगे, तो सरकार नहीं कर पाते हैं, सिर्फ किताबी तक ही आप सीमित रह जाती है, रियलिटी दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है। ठीक है, देखो एक चीज और समझो कि जो अनुच्छेद 86 था ना, अनुच्छेद 86 में संशोधन हुआ था 1921A में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया था कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, ये मिला था, वो राज्य के नीति निर्देशक में जोड़ा गया। ठीक है, तो 41 में आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अनुच्छेद 42 देखो क्या कहता है। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशा तक कोई सहायता करना। मान लो कि देखो ये जो है ना वो प्राकृतिक सहायता की तरह है, मतलब प्रसूति सहायता की तरह है। जैसे मान लो कि कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो जॉब पीरियड में है, तो उनको सहायता करेगी सरकार, उनको क्या करेगी, मैच्योरिटी छुट्टियां दे दी जाती है। या कोई विकलांग है तो विकलांग है तो भाई वो काम नहीं कर पाएगा तो उसकी काम की सहायता दिया जाएगा, मनोचित दशाओं में उनको हेल्प किया जाएगा। जैसे मान लो कोई कम सफिशिएंट है काम करने के लिए, चाहे विकलांग है तो उसको कम से कम काम दिया जाएगा। या कोई प्रेगनेंसी में है, जब उसमें देखते हो ना महिलाओं को प्रेगनेंसी की ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको सहायता दिया जाएगा। मतलब सीधा 42 ये कहता है ना कि कोई भी मानव सम्मान के अनुरूप कार्य की स्थिति में मिलना चाहिए, मतलब महिलाओं को खास करके विश्राम हो, वेतन और स्वास्थ्य की सहायता मिलनी चाहिए। कौन 42 कहता है, और महिलाओं को मिलती भी है, देखते हो ना बहुत सारी मिलती है। और बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती रहती है हर समय, बहुत सारे योजनाएं है ना वो चलाती है सरकार, बहुत सारी योजनाएं अभी भी चल रही है। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑफ वेज, बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है। ये अनुच्छेद 42 में है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अनुच्छेद 43 क्या कहता है। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मगार मतलब जो काम करना चाहता है, मतलब ना कि देखो जीवन को जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन, पानी, कपड़ा और क्या चाहिए, शिक्षा, सब चाहिए। तो ये जो है ना सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि ये मुहैया कराए समय समय पे। जैसे मान लो कि आपने बीटेक किया या डिग्री लिया या कोई डिप्लोमा किया या बीएससी किया, तो आपको सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जॉब प्रोवाइड कराए, मतलब ना श्रमिकों का जीविका वेतन लिविंग प्रदान करे। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर आपने जॉब कर रहे हो और जॉब कर रहे हो तो आपकी एक फिक्स सैलरी होना चाहिए कि ताकि उसका लाइफ स्टाइल अच्छा हो, जीवन यापन हो सके। यही बोला गया कि निर्वाह मजदूरी फिक्स करे, चाहे जैसे करे, कानून बना के करे, जैसे करे। मतलब मेन है कि न्यूनतम वेज सुनिश्चित करना, मिनिमम वेज जो है ना वो सुनिश्चित करे, पेमेंट सही समय पे मिले, समान न्यायपूर्ण वेतन लागू हो, श्रमिकों को सुरक्षा और लाभ सुनिश्चित करे, असंगठित क्षेत्रों को भी पेंशन दे और स्वास्थ्य बीमा का भी सुविधा दे। ये सब क्या है अनुच्छेद 43 में है। तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन रियल में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। देखो भाई संविधान में ये सब बातें लिखी गई, आप संविधान जब पढ़ोगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा। मैं देखो पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो भी जान लोगे। मैं तो ऐसा पढ़ा दे रहा हूँ कि ऐसा लगा कि आप पूरा संविधान ही पढ़ लोगे। अगर आपने ये पूरा अनुच्छेद पढ़ लिया तो संविधान मानो तो पढ़ लिया। ठीक है, तो अनुच्छेद 43 है।
तो अनुच्छेद 43 के काम में क्या कहता है कि उद्योग के प्रबंधन कामगारों का भाग लेना। देखो जैसे नहीं होता है, जैसे बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, तो सरकार की दायित्व बनता है कि अच्छे से अच्छे इंडस्ट्री लाए ताकि लोगों का रोजी रोजगार बढ़े और क्या हो, एम्प्लॉयमेंट बने, ताकि तभी तो एक सोशल वेलफेयर या एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो पाएगा। लेकिन आप जान रहे हो बिहार में कुछ नहीं है, यहाँ से लोग क्या करते हैं, पलायन होके कहाँ जाते हैं, बाहर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चले, अगला है कि 44 में देखो क्या कहता है। देखो 44 में क्या कहता है समझते हैं। क्या बोलते हैं 43 समझ में आ गया ना। 43 क्या बोलता है कि अगर आप 43 और 43 का यही बोलता है कि अगर कोई इंडस्ट्री खोल दी है या कुछ हुआ है तो उसके लिए फिक्स सैलरी मिनिमम वेज के व्यवस्था किया जाए ताकि उसका जीवन यापन हो सके। ऐसा नहीं कि आप काम करा रहे हो और उसकी मजदूरी फिक्स आप ही कर रहे हो, नहीं सरकार फिक्स करती है, लेकिन ऐसा रियली में नहीं होता है। 44 जो है ना वो कहती है ना कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होना चाहिए। देखो हमारे देश में आप जानते हो ना कि अलग अलग धर्म के बहुत से लोग हैं, जैसे हिंदू के लिए अलग से सिविल कोड है, सॉरी अलग से कानूनी है, मुसलमान के लिए अलग से है, हर धर्म में आप देखोगे ना तो अलग अलग है। बट क्यों ऐसा करने से काफी दिक्कत होती है ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से कहता है कि पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू है ताकि ताकि पब्लिक वेलफेयर में ज्यादा समान हेल्प मिल सके। तो अभी भारत में आप देखोगे तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो पहला लागू किया, आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड ने लागू कर चुका है समान नागरिक संहिता। इससे पहले गोवा भी था, लेकिन गोवा आजाद भारत से नहीं है, वो पुडुचेरी जो उसमें अंग्रेज लोग रहते थे ना, मतलब उस समय जो वहाँ के लोग थे पुडुचेरी के, सॉरी जो नहीं था गोवा में, वहां के लोग थे उस समय से ये लागू, ठीक है। तो अनुच्छेद यही बोलता है, मतलब सीधा सीधा समझो ना कि जैसे नहीं होता विवाह का अलग से नियम, तलाक का अलग से नियम, दहेज ग्रहण का अलग से नियम, एडॉप्शन करते हैं ना कोई बेटा बेटी को एडॉप्शन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हिंदू में अलग, मतलब हिंदू तो एडॉप्शन करोगे ना तो मुस्लिम के लिए अलग रूल बनाया गया, हिंदू के लिए अलग बनाया गया, हर तरह से रूल अलग है। तो ये काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हर चीज में, सरकार को भी करना पड़ता है, क्योंकि सरकार को भी कानूनी रूप से हेल्प नहीं दे पाता है पब्लिक को, क्योंकि कानून ही अलग अलग है और हर लोग का अलग अलग समस्याएं हो जाती है। तो सरकार यही चाहती है ना कि ऐसा ना हो, सबके लिए समान नागरिक संहिता मिले। हिंदू के लिए जानते हो ना, हिंदू विवाह अधिनियम है, मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ है जिसको शरीयत बोलते हैं, जानते हो। फिर है ईसाई के लिए इंडियन चर्च मैरिज एक्ट है, पारसी के लिए बहुत सारे चीज है। आप मतलब कैसे मैं बताऊं, आप जान ही रहे हो। तो उसके लिए सरकार यही चाहती है ना कि सबके लिए एक सिविल सहायता मिले। तो 45 में क्या करा है, बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 45 में ये कहा गया है कि जो भी बच्चे हैं हमारे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक उनको फ्री, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। पता है यहीं से आगे जाके अनुच्छेद 21 से बना, 86वां संशोधन हुआ 2002 के द्वारा, और वहां पे फंडामेंटल राइट्स इसको बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनको सरकार की जिम्मेदारियां होगी, सरकार की जिम्मेदारियां नहीं होगी, सरकार हर रूप से उसको फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि वो जस्टिसेबल बना दिया गया, अगर नहीं करते हो तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप पे लीगल एक्शन लेगा, किस पे, सरकार पे। इसलिए फंडामेंटल राइट्स इसको बनाया गया। मतलब 45 ये कहता है कि जो भी गवर्नमेंट होगी, राज्य गवर्नमेंट होगी, वो 6 वर्ष से कम बच्चे के जो भी प्रारंभिक देखभाल होगा या शिक्षा होगा उसकी व्यवस्था करे। जैसे नहीं देखते हो कोई बच्चा जन्म लेता है सरकारी अस्पताल में, तो देखते हो ना उनके लिए फ्री व्यवस्था किया जाता है, यहाँ तक कि पैसा भी देते हैं सरकार, समझ रहे हो ना। ये काफी ऐतिहासिक विकास अनुच्छेद 45 ही करता है। देखो आगे जाके जानते हो ये मूल संविधान में चेंज हुआ और आगे जाके यही जाके फंडामेंटल राइट्स बना, जो 86वां संशोधन 2002 था, जो 45 को ही संशोधित करके 6 वर्ष से कम और 14 वर्ष के ऊपर बना दिया गया। यहाँ तक क्लियर है। शिक्षा का अधिकार बना अनुच्छेद 21 से, ठीक है। इसी में जोड़ दिया गया था ना कि आप राज्य के सभी आर्थिक क्षमता होगा
और विकास के अनुसार जो भी सुनिश्चित करेगा वो सब देखभाल सारा सरकार की होगी। इससे देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ना, ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा उसका विकास हो सके, जो शारीरिक मानसिक और नैतिक रूप से बच्चे कमजोर होते हैं ना उनको बढ़ावा मिले, बाल अधिकार जो भी चाइल्ड राइट्स होते हैं ना उनकी रक्षा हो सके, जो भी फाउंडेशन एजुकेशन है मातृभाषा में, देखो ये जो 45 है ना यही यहाँ पे भी एक मातृभाषा की आ जाती है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो भी मातृभाषा वाला एजुकेशन है ना मदर टंग वाला, ये प्रोटेक्शन देता है कि मातृ बच्चों को मातृ शिक्षा ही प्रदान किया जाए। इसमें आप देखोगे ना तो अनुच्छेद 45 में बहुत सारे सरकार ने योजना बनाए हैं, जैसे आपने आंगनबाड़ी योजना देखे हो, ICDS स्कीम देखते हो ना, उसमें बच्चों का भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करते हैं, इसी अनुच्छेद के वो दायरे में आता है। फिर आपने देखा होगा सक्षम आंगनबाड़ी, ये सब देखे हो। फिर जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है वो इसी अनुच्छेद 45 को ही प्रोटेक्शन देता है। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 45 को अगर आप देखोगे ना तो जो भी बच्चों का शिक्षा होगा वो लोकल लैंग्वेज में दिया जाए, ताकि उसका जो मानसिक हो अच्छा डेवलप करे। जैसे कहा भी गया कि एजुकेशन में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को तो दिमाग में समझाना है, समझ रहे हो ना, ये होनी चाहिए। फिर देखते हो मिड डे मील योजना, ये 45 में ही तो है, बच्चों को पोषण और जो भी स्कूली है सब इसी में आती है। बाल विकास मिशन बहुत सारे आप देखोगे ना तो चलाए जाते हैं। तो 21A बहुत इंपॉर्टेंट है। 39E में देखो, 39 जब हम लोग पढ़ रहे थे ना 39E में क्या कहा गया था कि जो भी बालक की शक्ति और स्वास्थ्य का होगा ना बाल संरक्षण जुड़ा हो इसी से था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो अनुच्छेद 46, देखो अनुच्छेद 46 है ना वो स्पेशल प्रोटेक्शन देता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और संबंधित हितों की अभिव्यक्ति। तो ये सबसे ज्यादा मानना, तो यहाँ पे आप देखोगे ना अनुच्छेद 46 को दिया तो गया है लेकिन इनका प्रोटेक्शन उतना अच्छा से नहीं हो पाता। तो ये स्पेशली जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब ST और SC को दिया गया है। SC और ST को ये प्रोटेक्शन दिया गया है। राज्य सरकार जो है ना इनको प्रोटेक्ट करेगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक हित की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा, यही बोला गया है। जो भी राज्य है ना वो सुनिश्चित करेगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो भी वीकर सेक्शंस के लोग हैं ना उनको आर्थिक सहायता दिया जाए। देख रहे हो ना आप अभी जानते हो उन लोगों का थोड़ा आर्थिक स्थिति सही नहीं रहता, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से पढ़े लिखे हैं अच्छे हो गए उनका बहुत आगे चल रहे हैं। ठीक है, इन पे बहुत सारे योजनाएं नीतियां भी बनाई जाती है, सरकार समय समय पे बनाती है। ठीक है, अनुच्छेद 47 जो है ना वो पोषण स्तर और जीवन स्तर को सुरक्षा करने, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। जैसे पोषण स्तर, देखो जो शराबबंदी होती है वो अनुच्छेद 47 के तहत ही तो बिहार सरकार बंद किया है। राज्य सरकार का क्या कर्तव्य होगा कि पोषण स्तर को सुरक्षा करे ताकि जो आम पब्लिक का हेल्थ सिस्टम है वो सही हो, जीवन स्तर भी सुधार सके, पर्यावरण को देखे और लोक स्वास्थ्य को भी सुधार सके। ये अनुच्छेद 47 में कहा गया है। ऐसा नहीं कि कोई नशीली दवाएं शुरू कर दे और बाद में प्रॉब्लम। तो ये सब सरकार की कर्तव्य होगा कि पोषण स्तर जीवन स्तर को क्या करे अच्छा से सुधारे। मतलब सीधा कहो कि अनुच्छेद 47 यही कहता है ना कि जो भी न्यूट्रिशन लेवल होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जन पब्लिक हेल्थ उसको क्या कर सके मानक पाठकों की तरह सेवन ना करने दे और स्वास्थ्य के लिए जो भी हानिकारक चीज है उसको प्रोटेक्ट करे। जैसे बिहार में शराब बंद है तो देखो यहाँ पे दो लोग हैं, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, जब मैं इस बात को अगर मैं समझाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना पक्ष रख सकता हूँ, क्यों नहीं? आप भी रख सकते हो अपना पक्ष, मैं भी रखता हूँ। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरकार जो है ना 47 के तहत क्या किया है पोषण स्तर को और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए सुधार किया है। मतलब यहाँ पे देखोगे तो शराब बंद है, शराब बंद है, शराब बंद है, बंद है मतलब कानूनी रूप से लीगल रूप से आप देखोगे ना तो शराब बंद है। तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नीतीश कुमार ने गलत किया,
अरे देखो गलत क्यों किया, शराब पीना क्या सही है? कहाँ लिखा हुआ है कि शराब पीना सही है? शराब पीना बिल्कुल गलत है। शराब पीने से जो भी हमारा बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है, लीवर होता है, फेफड़ा होता है, सब खराब हो जाती है, तो ये खराब है। तो सरकार अपने हित के लिए नहीं, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो शराब को बंद किया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नहीं शराब अभी भी मिल रहा है। देखो मिलना ना मिलना वो दूसरी पहलू हो गया, सरकार का जो काम था वो तो किया, पब्लिक वेलफेयर के लिए किया, आप उसको सहायता करो, उसको प्रोटेक्ट करो, उसकी आप हेल्प करो, अच्छा काम में कौन हेल्प नहीं करता। लेकिन कहाँ बिहार में अभी भी देखोगे ना तो शराब मिल जाती है, लेकिन अच्छी बात है कि ना ओपन रूप से नहीं मिलती है। एक अच्छा मैसेज गया ना पब्लिक वेलफेयर में, सोसाइटी को गया ना, डर तो पैदा हुआ ना। आप देखो एक हमारे बिहार में नीतीश नहीं प्रशांत किशोर जी आए हैं जन सुराज के, वो बोल रहे थे कि आए थे हम शराब को बंद कर, तो उनका एक पहलू ये था ना कि शराब को इसलिए बंद करेंगे, ओपन करेंगे कि शराब शराब बंद नहीं होगा। तो देखो देखो मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी तो नहीं करूंगा क्योंकि वो अलग मुद्दा है, लेकिन शराब बंद करना सरकार की अच्छी नीति है, मैं इस पे पूरी सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि शराब पीने वाले और उसकी फैमिली को कितनी क्षति पहुंचती है ना, बस उनसे पूछो। ऐसे तो शराब पीना ना पीना ये सब जगह का नीति लिखा हुआ, आप हर जगह जाओगे ना तो शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब पीने वाले बंद हो तब भी और ना बंद हो तब भी, ये इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो अगला है कि कृषि और पशुपालन के संगठन करना। तो कोई राजकर्ता का काम होगा कि जो भी कृषि व्यवस्था है उसको आधुनिक करें। जैसे अभी भी हमारे देश में देखोगे ना तो कृषि काफी मतलब क्या बोले, इस कृषि को अभी भी देखोगे ना तो काफी पुरानी व्यवस्था से चलती आ रही है। लेकिन क्या ऐसा करने से हमारा देश कभी उन्नति करेगा? कभी नहीं करेगा। कृषि को एक मॉडर्न बनाया जाए और इसके लिए हमें जो भी फार्मर लोग हैं उनको सहायता दे, सब्सिडी दे, बहुत सारे चीज दे, ट्रैक्टर में सब्सिडी दे, कोई नया नया जो भी मशीनें आती हैं उसमें सब्सिडी दे। तो सरकारें देती है लेकिन जागरूक होगा तब ना लोगों में, ऐसा तो नहीं ना हर कोई नहीं दे पाता। और पशुपालन का संगठन बनाए, जैसे आप भैंस पालन करना चाहते हो, गाय पालन करना चाहते हो, या कोई भी आप पशु का पालन करना चाहते हो तो सरकार आपको पूरा सहायता करेगी। क्योंकि पशु पालना देश के हित के काम है ना। मान लो कोई पशु पालेगा ही नहीं तो दूध कहाँ से मिलेगी, और दूध मिलेगी नहीं तो बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे कैसे। तो पशुपालन हो, कृषि हो, उनकी पूरी सहायता राज्य सरकार का कर्तव्य होगा करेगी। देखो अभी तक आपने जितना भी अनुच्छेद पढ़ा होगा इसमें कहीं भी पर्यावरण की बात नहीं किया था, जो हमारे देश के लिए काफी खतरा है। देखो हमारे देश में पर्यावरण के लिए कोई उतना चिंतित नहीं है, और ये आगे जाके जानते हो ना विस्फोट करेगा, और ये हकीकत ही होने वाला। एक लड़का को मैंने बताया था कि अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ हो और मेरे अकाउंट में 1000 हो, अगर कोई बड़ा आपदा आ जाए तो क्या होगा? तो बोलेगा मरेंगे तो दोनों। तो बोला फिर उस 1 करोड़ का क्या फायदा जो आप रखे हो जेब में। देखो भाई पैसा अलग चीज होती है और पर्यावरण अलग चीज होती है, लेकिन हमारे संविधान में वो भी अनुच्छेद 48 में काम में दिया गया है कि पर्यावरण को संरक्षण करना, संवर्धन करना और वन और जीव को रक्षा करना। देखो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ऐसा नहीं बना दिया। ऐसा बनाएगा तो फिर क्या होगा, एक पेड़ मोदी जी के नाम और एक 10,000 पेड़ अंडानी जी के नाम, तो ये फिर पॉसिबल नहीं होगा ना, उसको कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ जाएगा, ऐसा होगा। तो इसलिए पर्यावरण को संरक्षित करना हमारे देश के लिए कर्तव्य होगा, राज्य की कर्तव्य होगी। उनको संवर्धन मतलब होता है उसकी रक्षा करना, वन और जीवों की रक्षा करना, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप चाहोगे कि इसको मैं नष्ट कर दूं तो चलो आप नष्ट कर दोगे। मान लो मोदी जी 75 ईयर के हैं तो वो तो अपना जीवन यापन किसी तरीके से कर रहे हैं, उनको मात्र 10 साल बच रहा है। 10 साल या 5 साल में वो अपना टिकट या तो ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो आने वाला जनरेशन है जिनका ये 10 साल है, 5 साल है, उनका तो देश का ये फ्यूचर है। तो भाई नहीं बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो तो आप खत्म कर दिए हो।